मैं ये समझता हूँ कि 1947 में जो ब्रिटिश इंडियन रेलवे थी ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, एक इंडियन रेलवे और एक पाकिस्तान रेलवे। अब इसको ज़रा आप नौबादियाती रेफरेंस से जो है ना वो ज़रा जोड़िएगा। नौबादियाती हवाले से इस तकसीम के पीछे कुछ ख़ास ऑब्जेक्टिव्स थे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को अलग-अलग रखने में। हिंदुस्तान के लिए जो है वो ट्रेडिंग का ऑप्शन जो है वो अडॉप्ट किया गया बतौर एक बड़ी मंडी जो है वो, उसको नौबादियाती निज़ाम ने जो है वो फोकस में रखा, जबकि पाकिस्तान को जो है इसकी सिर्फ जियो पोलिटिकल सिचुएशन को जो है वो मद्देनज़र रखा गया और उसी को अहमियत दी। अब उस अहमियत के अंदर जो है वो रेलवे की वो इम्पोर्टेंस नहीं बनती, बल्कि एक और ख़ास इदारे की इम्पोर्टेंस बनती है जिसने उस जियो पोलिटिकल फ्रेमवर्क के अंदर काम करना था। तो वो इदारा जो है वो फ्लोरिश कर गया और रेलवे जो है उसका हाल आपके सामने है। जबकि ऑन द अदर हैंड आप देखें कि इंडिया चूँकि एक बड़ी मंडी थी और उस मंडी के अंदर जो है वो रेलवे का किरदार ज़ाहिर अहम था, तो वहाँ पे जो है वो रेलवे ने फ्लोरिश किया है। और दूसरा इदारा जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में, उसका आप कंपैरिजन करें, चूँकि उसका वो आलमी रोल नहीं था जो आलमी साम्राज्य ने पाकिस्तान के उस इदारे के लिए तय किया था, तो वहाँ पर आपको वो सूरत हाल नज़र नहीं आएगी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का अगर कंपैरिजन करें तो चूँकि हिंदुस्तान जो है वो कांग्रेस की एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल या नौबादियात के ख़िलाफ़ स्ट्रगल के नतीजे में वजूद पजीर हुआ, जबकि पाकिस्तान जो है ये एक एंटी हिंदू मूवमेंट के तहत जो है वो वजूद पजीर हुआ। और मुसलमानों की जो स्ट्रगल थी पाकिस्तान बनाने की, ये एंटी कलोनियल स्ट्रगल नहीं थी बल्कि एंटी हिंदू स्ट्रगल थी कि कहीं जो है वो हिंदू रूल के तहत जो है उनकी हेजमनी के अंदर जो है इनके कोई राइट्स का सब ना हो। इसी वजह से, इसी बयानिए की वजह से जो है वो पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल इसके ऊपर कोई काम जो है वो नहीं किया गया। जामियात का अगर देखें तो वहाँ भी जो है वो कोई थीसिस या कोई बुनियादी काम जो है वो हमें नज़र नहीं आता। तो ये एक इतना बड़ा वैक्यूम, एक ऐसा खला मौजूद था जिसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने और जो हमारे पब्लिशर हैं उन्होंने मिलकर ये फ़ैसला किया कि शशि थरूर की ये जो किताब आई है इसको जो है वो लाजमी उर्दू क़ारीन तक जो है वो पहुँचाना चाहिए। और इसी वजह से जो है वो हमने जो है ये फ़ैसला किया कि एन एरा ऑफ डार्कनेस जो है इसको उर्दू के अंदर जो है वो तर्जुमा किया जाए। तो मतलब जो अहद ज़ुल्मात है इसके अंदर शशि थरूर ने किसी एक मिथ को नहीं बल्कि बहुत सी जो मिथ हैं उनको जो है वो तोड़ने की कोशिश की है, और मैं ये समझता हूँ कि इसमें वो ख़ासी हद तक कामयाब रहे हैं, बावजूद एक जो है वो स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट व्यू पॉइंट रखने के। मिसाल के तौर पे इस किताब के अंदर सबसे पहला चैप्टर है उसके अंदर शशि थरूर ने ये डिस्कस किया है कि किस तरीके से बरतानिया ने यहाँ से जो है वो दौलत का निकास किया, हिंदुस्तान या बरसगीर के अंदर से दौलत निकाल के वो किस तरीके से जो है वो बरतानिया के अंदर फेंकी गई। मतलब एक टर्म शशि थरूर यूज़ करता है नवाब्स। अब ये देखिए कि दो अल्फाज ऐसे हैं जो यहाँ की लोकल ज़ुबानों से वो अंग्रेज़ी के अंदर जो है वो शिफ्ट हुए, जिनमें से एक जो है वो वर्ड है लूट। ठीक है जी, तो लूट का लफ्ज़ ही जो है वो हिंदुस्तान की ज़ुबान से वहाँ गया। और दूसरा लफ्ज़ जैसा कि मैंने पहले इस्तेमाल किया नवाब्स, ये नवाब की बिगड़ी हुई शक्ल थी कि यहाँ जो कंपनी के ओहदेदारान आते थे ये वापस जाके नवाब्स तंज़िया तौर पे या खुद ब खुद जो है वो कहलवाना पसंद करते थे। और वजह ये थी कि जो यहाँ पे दौलत की रेल पेल थी उसको जब जाके इन्होंने यहाँ से लूटने के बाद वो तर्ज़ ज़िंदगी इंग्लैंड के अंदर इख्तियार करने की कोशिश की, तो सूरत हाल जो है वो ये बनी कि यहाँ से जाने वाले ओहदेदारों को जो है वो नवाब्स के तौर पे मुखातिब किया गया। और कोई एक शख्स नहीं गया बल्कि कंपनी के बहुत से ओहदेदार थे जो यहाँ से लूट के इंग्लिस्तान दौलत लेके गए, और उससे दोनों ममालिक के अंदर जो है वो बड़ी एक बुनियादी तब्दीली आई। हिंदुस्तान से दौलत का निकास हुआ और इंग्लैंड में वो दौलत जाने के बाद वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी सियासी तब्दीली आई कि यही ओहदेदारान, कंपनी के जो ओहदेदार थे, ये बाद में वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट की सीटें ख़रीदते थे और सीटें ख़रीद के लेजिस्लेशन, इंग्लिस्तान की जो लेजिस्लेशन थी, जो कानून साजी थी, उसके ऊपर असरअंदाज होते थे। इसके बाद बाकी के अगर चैप्टर्स देखें तो कुछ ऐसी मिथ्स हैं जो इससे पहले शायद बहुत कम किसी किताबों में डिस्कस की गई हैं। मिसाल के तौर पर रेलवे को जो है वो ब्लेसिंग समझा जाता है कि जी ये बरतानिया की देन है।
अब अगर उस ब्लेसिंग को देखें तो मैं सिर्फ एक दो नुकात इस हवाले से बात करना चाहूँगा। एक तो ये है कि जब रेलवे लाइन बिछाई गई तो उसकी जो कॉस्ट थी उसी दौर के अंदर कनाडा के अंदर और अमेरिका के अंदर बिछाई जाने वाली रेलवे लाइन जो थी उससे सिग्निफिकेंटली सैकड़ों गुना हायर थी। और उसके बाद जो है वो एक चीज़ और कि ये कहा गया कि जी रेलवे चूँकि आ गया तो अब शायद कहत नहीं पड़ेंगे, जबकि रेलवे ने आके बजाय इसके कि कहत ख़त्म करता, रेलवे की वजह से कहत बढ़े। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ क्या कि जो गल्ला यहाँ पे इकट्ठा होता था और जो बड़ा स्लो ट्रैवल करके कहीं मूव होता था, वो दोनों वॉर्स के दौरान बड़ी तेज़ी से हिंदुस्तान से उसका निकास किया गया। यानी बरतानिया ने अपनी अफवाज को जो है वो हिंदुस्तान से बाहर वो अनाज मुहैया करने के लिए रेलवे को इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से जो है वो अनाज हिंदुस्तान से निकल गया और यहाँ पे जो है वो कहत की शक्ल में सूरत हाल जो है वो डेवलप हुई। तो इसको देखा जा सकता है। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम को देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है वो यहाँ की लोकल एजुकेशन सिस्टम को जो है बरतानिया ने बर्बाद किया। मज़ीद हिंदुस्तान ने यहाँ पे ये तमगा लिया जाता है, ये क्रेडिट लिया जाता है कि जी बरतानिया ने यहाँ पे आके तो एक फ्री प्रेस जो है वो मुहैया किया, जबकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रेस डेवलप हो रहा था उसके ऊपर इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ थी कि जिसका जो है वो शायद आज शुमार भी नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल एक स्ट्रक्चरल वे के अंदर जो है वो पूरी की पूरी हिस्ट्री यहाँ पे डिस्टॉर्ट की गई है और लोगों को जो है वो ब्रेन वॉश किया गया इस सिलसिले के अंदर। हालांकि अगर देखा जाए तो जिस टाइम पे अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे कदम रख रही है और अभी उसके पास जो है वो कोई ख़ास इख्तियारात, सियासी इख्तियारात नहीं है, दीवानी अभी उसको जो है वो नहीं मिली बंगाल की, उस वक़्त तक सूरत हाल ये थी कि इनके तहाइफ जो हैं वो भी मुग़ल दरबार में उनका तंज जो है ना उड़ाया जाता था, मुज़िका उड़ाया जाता था वहाँ पे कि जी ये किस तरह के हैं। मतलब यहाँ का मुग़ल दरबार जो है वो अपने आप को तहज़ीब के हवाले से इंतहाई सुपीरियर जो है वो तसव्वुर करता था। और ये बिल्कुल एक कॉलोनियल कॉन्सेप्ट था कि वो तहज़ीब जो उनकी यूरोप की तहज़ीब या ब्रिटिश तहज़ीब से मुनफरिद है उसको आप घटिया तसव्वुर कर लें और अपनी तहज़ीब को आप जो है वो आला और रफ़ा जो है वो ख्याल करें। तो ये बिल्कुल एक मामला मौजूद था। इसको फिर थ्रू एजुकेशन भी जो है वो परवान चढ़ाया गया। लॉर्ड मैकाले, दो स्कूल ऑफ थॉट यहाँ पे मौजूद थे, लॉर्ड मैकाले का और दूसरा लिटनर का स्कूल ऑफ थॉट भी मौजूद था। ऐसे अंग्रेज़ों के अंदर ही ऐसे लोग मौजूद थे जो ये चाहते थे कि जो निज़ाम तालीम है उसको लोकल लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो परवान चढ़ाया जाए, यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो मुकामी ज़ुबानों को होना चाहिए। जबकि दूसरा स्कूल ऑफ थॉट जिसकी नुमाइंदगी लॉर्ड मैकाले करता है, उनका ख़्याल ये था कि नहीं, यहाँ की लोकल ज़ुबानों की बजाय जो है मुकामी ज़ुबानों की बजाय अंग्रेज़ी ज़ुबान को जो है वो ज़रिया तालीम बनाना चाहिए। और अल्टीमेटली स्ट्रगल के दौरान ज़ाहिर है लॉर्ड मैकाले जीतता है। अब सवाल ये आगे से पैदा होता है कि उस निज़ाम तालीम के अंदर लोगों को पढ़ाया क्या गया। जिस साइंस या जिस साइंसी फ़िक्र की बात की जाती है कि वो बरतानिया की देन है, वो तो कई अशरों तक जो है वो यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर साइंटिफिक नॉलेज और साइंटिफिक सब्जेक्ट्स जो है स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर पढ़ाए ही नहीं गए, बल्कि उसकी जगह पे यूरोपियन हिस्ट्री और यूरोपी ज़ुबानें या अंग्रेज़ी अदब जो है वो पढ़ाया जाता रहा यहाँ पे। तो लिहाजा ये मिथ जो है वो भी बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि ये कहना कि जी ये साइंस जो है वो यहाँ पे साइंसी फ़िक्र जो है वो अंग्रेज़ की देन है, वो देन नहीं बल्कि उसको रोका गया। और इसी के साथ जो इकनॉमिकल आप बात कर रहे हैं कि इकॉनमी जो है वो आया फ्लोरिश हुई या ज़वाल पजीर हुई, तो इसमें सबसे बड़ी जो मेरा ख्याल है शहादत मौजूद है वो पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट्स मौजूद हैं जिनमें बरतानिया में मौजूद हिंदुस्तान में मौजूद जो इंडस्ट्री थी उसके ऊपर कदगनें लगाई गई। बाकायदा जो है वो एक्ट पास किए गए कि आप ये चीज़ें नहीं बना सकते। मतलब जो रेलवे इंजन था ये हिंदुस्तान के अंदर जो है वो बनना शुरू हो गया, तो ये कदगन लगा दी गई जी कि हिंदुस्तान जो है वो रेलवे इंजन नहीं बना सकता। यहाँ की धात साजी के ऊपर, जहाज़ साजी के ऊपर, ठीक है जी, वो बाकायदा कदगने एक्ट पास किए गए और कानून साजी करके जो है वो कदगने लगाई गई कि जी ये चीज़ें नहीं बनेगी। और इसी वजह से जो है वो यहाँ की जो इंडस्ट्री थी वो बर्बाद हुई। यहाँ की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसको बर्बाद किया गया। उसके ऊपर भी जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से ऐसा इम्बैलेंस क्रिएट किया गया
कि ये पॉसिबल नहीं रहा कि यहाँ का जो कपड़ा था, जो टेक्सटाइल थी, वो पूरे यूरोप के अंदर ना सिर्फ फेमस थी बल्कि अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता था। तो उन कवानीन की बुनियाद पर जो है वो अल्टीमेटली जो कह लें आप के बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो वाइस वर्सा हो गया। जो ट्रेडिंग यहाँ से जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी वो कम हो गई और इंपोर्ट जो है वो बढ़ गई। तो ये कहना कि जी वो कोई बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ है इकोनॉमिकली, ऐसा नहीं है, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले हिंदुस्तान का जो जीडीपी है वो तकरीबन 23 से 25%, पूरी दुनिया के जीडीपी का 23 से 25% हिंदुस्तान पैदा करता था। और जिस टाइम पे 1947 के अंदर अंग्रेज़ यहाँ से छोड़ के गया तो हिंदुस्तान का हिस्सा जो है वो शायद कोई 7% के करीब रह चुका है। अंग्रेज़ के आने से पहले इस खित्ते के अंदर जो है वो जो लैंड रेवेन्यू था, जो फसल के ऊपर जो है टैक्स लिया जाता था, उसका तरीकाकार ये था कि जितनी फसल पैदा हुई उसका एक सर्टन पोर्शन जो है वो हुक्मरान तबका ले लेता था। जबकि अंग्रेज़ ने आगे क्या किया, उसने वो जो दायमी बंदोबस्त जिसे कहा जाता है, जिसे परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है, वो आके किया। तो उसके नतीजे में हुआ क्या कि अब टैक्स जो है वो फसल पे नहीं लिया जा रहा, बल्कि टैक्स किस चीज़ के ऊपर लिया जा रहा है, ज़मीन के पोटेंशियल पे, कि जी ये ज़मीन है, इतनी ज़मीन है और ये ज़मीन चूँकि इतनी फसल पैदा कर सकती है, लिहाजा इसके ऊपर ये फिक्स टैक्स मौजूद है। अब किसी की फसल उतनी पैदा हो या ना हो, गवर्नमेंट ने वो टैक्स लेना ही लेना। दिलचस्प बात इसमें जो है वो ये है कि जो जागीरदारी निज़ाम ना सिर्फ ये कि इंग्लिस्तान में ज़वाल पजीर था बल्कि तकरीबन ख़त्म हो चुका था, यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर बरतानवियों ने वो निज़ाम जो है पैदा किया, वरना उससे पहले यहाँ पे मुस्तकिल जागीरदारी निज़ाम मौजूद नहीं था। यहाँ पे मनसबदारी होती थी, ज़मीन जो है वो स्टेट की मिल्कियत होती थी, रियासत की मिल्कियत थी, बादशाह की मिल्कियत आप उसे कह लें। और मनसबदारी में सुना होगा सामीन ने कि 10 हज़ारी 5 हज़ारी, तो वो बादशाह या जो रियासत थी वो मनसबदारों से वो 5,000 घुड़सवार या 5,000 फ़ौजी या 10,000 फ़ौजी लेके उनको एक ख़ास इलाका जो है उसके रेवेन्यू कलेक्शन की ज़िम्मेदारी देती थी, जिसमें से वो रेवेन्यू कलेक्ट करके कुछ हिस्सा खुद रखता था, कुछ स्टेट को प्रोवाइड कर देता था। लेकिन वो ज़मीन जो है वो आगे नस्ली तौर पे मुंतकिल नहीं होती थी, विरासती ज़मीन नहीं थी। जैसे ही वो शख्स मरा या रियासत ने समझा कि अब वो शख्स जो है वो इस काम के लिए मुनासिब नहीं रहा, तो उससे वो इस्तेहकाक लेके किसी और को रियासत ट्रांसफ़र कर देती थी। अंग्रेज़ों ने आके क्या किया कि वो इस्तेहकाक जो है उसको मुस्तकिल कर दिया। जो परमानेंट सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, वो परमानेंट सेटलमेंट जो है उसके ज़रिए बड़ी बड़ी जागीरें जो हैं वो मुस्तकिल तौर पे लोगों को तफवीज़ कर दी, और वही जागीरदार आज तक हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। मनसबदारी के अंदर जो है वो कम अज़ कम एक फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद थी कि अगर कोई जागीरदार इनकैपेसिटेटेड हो गया, इनकैपेबल है, नाअहल है, तो उसे तब्दील किया जा सकता है। जबकि बरतानवियों के पैदा करदा ये मुस्तकिल जागीरदार जो हैं वो आज तक मुसल्लत हैं, और ये 1947 पे कोई इनका ख़ात्मा नहीं हुआ, बल्कि ये पाकिस्तान के पूरी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी हेजमनी जो है वो इन्हीं के पास है। और आप ये देखिए कि ये जागीरदार और गद्दी नशीन लैंड ना सिर्फ इनके पास है, बल्कि अब ये ट्रांसफॉर्म होके मर्केंटाइल क्लास, ठीक है जी, ताजर और सनतकार क्लास के अंदर भी ढल चुके हैं। यानी यहाँ कोई अलहदा से सरमायादार तबका पैदा नहीं हुआ, बल्कि यही जागीरदार जो है वो अब लैंड के ऊपर भी, यानी ज़राअत के ऊपर भी इन्हीं का कब्ज़ा है, और उसके साथ साथ सनत और तजारत के ऊपर भी इन्हीं का कब्ज़ा है। और यही क्लास अब जो है वो मिल मिला के पाकिस्तान को रूल कर रही है, और ये रूलिंग क्लास किसी भी तरह पाकिस्तान के अंदर कोई नई रूलिंग क्लास जो है वो पैदा नहीं होने दे रही। सबसे बड़ी रुकावट भी जो है वो यही क्लास है, ना सिर्फ जो है वो सनतकारी के साथ, बल्कि जो पाकिस्तान के अंदर हेजमोनिक फोर्सेस हैं उनके अंदर भी अब इन्हीं का अलायंस है। वहाँ भी जितने बड़े ओहदेदार हैं उनके साथ भी यही क्लास जुड़ी हुई है। और अल्टीमेटली चाहे कोई नीचे से, कोई निचले तबके से अगर कोई जो है वो किसी आला ओहदे पे पहुँच भी जाता है, तो होता क्या है कि शादियां जो है वो फिर इसी रूलिंग क्लास के साथ उनकी होती हैं, और अल्टीमेटली वो जो दरमियाने तबके या कोई निचले तबके से कोई बंदा उस ब्यूरोक्रेसी के अंदर या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की सतह तक पहुंचता है, तो वो भी अल्टीमेटली जो है वो इन्हीं के साथ उसकी जुड़त बन जाती है। बाकी जी ये किताब जो है वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी मौजूदा मसाइल हैं
उनको नौआबादियाती दौर के साथ लिंक करती है। और चूँकि किताब जो है वो हिंदुस्तान में पब्लिश हुई है, तो बुनियादी तौर पे तो हिंदुस्तान के मसाइल को ही किसी हद तक डिस्कस किया गया है। लेकिन नौआबादियाती दौर के अंदर चूँकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान ज़ाहिर है एक वाहिद मुल्क थे, तो जो मसाइल पाकिस्तान के हैं उसी से मिलते जुलते तकरीबन मसाइल जो है वो हिंदुस्तान के भी हैं। तो अगर पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल की रूट्स को समझना है तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि इस किताब का जो मुतालिया है वो बहुत ज़रूरी है, और क़ारीन को जो है इस किताब अहद-ए-ज़ुल्मात का लाजमी तौर पर मुतालिया करना चाहिए। अक्स पब्लिकेशन, टेम्पल रोड, लाहौर से ये किताब शाया हुई है, और कोई भी कारी जो किताब को जो है वो पढ़ना चाहे, मुतालिया करना चाहे, तो वो अक्स पब्लिकेशन, टेम्पल रोड से जो है वो किताब हासिल कर सकता है।